मैं प्रवक्ता हिंदी डाइट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आपके समक्ष आया हूँ। मेरा आज का विषय उपविषय डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रा अध्यापकों हेतु है, लेकिन अधिकतम हिंदी भाषी जो भारतवासी हैं वो सभी इस छोटी सी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह व्याकरण का विषय है। तो मैं सबसे पहले जो है एक छोटी सी जानकारी जो है वो देना ज़रूरी समझ रहा हूँ। सामान्य जानकारी। भाषा और व्याकरण का आपस में घनिष्ठ संबंध है। भाषा विचार विनिमय का साधन है, लेकिन विचार विनिमय में जो है शुद्ध शब्दावली की जो ज़रूरत होती है। तो भाषा में शब्दावली में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उन सभी को शुद्ध करने का शास्त्र साधन जो है वो व्याकरण है। इसके 4 घटक हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब मैं ले रहा हूँ भाषा शब्द की उत्पत्ति को। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के शब्द भाष से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। इनकी बोलने बगैर जो है किसी भी भाषा का जो है वो वजूद नहीं है। एक प्रमुख जो है वो विचारों के आदान प्रदान का साधन है, विचार विनिमय का साधन है। अब मैं जो आज का प्रमुख विषय है वर्ण विचार जो है उसकी तरफ आ रहा हूँ। व्याकरण के घटकों या अंगों चारों वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार से वर्ण विचार ले रहा हूँ। वर्ण विचार में शब्द है पहला वर्ण। वर्ण जो है किसी भी भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम का मतलब छोटी से छोटी, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे अणु के से छोटा जो परमाणु होता है, परमाणु जिसके जो है वो और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वैसे ही जो वर्ण है यह लघुतम है। इसके जो है वो टुकड़े होना जो है वो संभव नहीं है। अब भाषाई दृष्टि से इसको अविभाज्य ध्वनि कहते हैं, यानी कि ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज़ जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, जिसके खंड नहीं हो सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जितने भी वर्ण हैं वो सभी ज़रूरी नहीं हैं कि वो पढ़े जा सकते हैं। कुछ दर्शनीय है जिनको देखा जा सकता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। पढ़ने के लिए उन्हें दूसरे वर्णों की सहायता लेना पड़ती है। लेकिन जो अक्षर है वो हर कोई जो है वो पाठ्य है, उसको पढ़ा जा सकता है। अब जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला जो है उसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन मिला करके जो है कुल अभी तक जो है 44 जो है वो वर्ण हैं। इन 44 वर्णों के अतिरिक्त भी जो है हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी की लिपि देवनागरी में जो है ज़्यादा वर्ण प्रचलित हैं। लेकिन जो है हिंदी भाषा अकादमी की तरफ से अब राज्यों को जो है वो इस तरह का कोई पत्राचार नहीं है कि 44 से ज़्यादा वर्ण हों। तो अब मैं वर्ण के भेदों पर आ रहा हूँ। जो पहला वर्ण का भेद है वह है स्वर। स्वर का मतलब है कि जिसके उच्चारण के लिए, जिसको बोलने के लिए जो है किसी अन्य की सहायता नहीं लेना पड़ती है, अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 11 है। ओ से ओ तक जो है ये स्वरों की गिनती में आते हैं। इसके बाद जो अंग और अ हैं, 2 हिंदी वर्णमाला में लिखे जाते हैं। ये जो हैं वो आयोगवाह कहलाते हैं। आयोगवाह का मतलब कि जो किसी अन्य वर्ण की सहायता, यानी कि स्वर की सहायता लिए बगैर जो है बोले ही नहीं जा सकते हैं, यानी कि अपाठ्य हैं, पढ़े नहीं जा सकते हैं। ये कब पढ़े जा सकते हैं? जब इनके साथ जो है किसी अन्य वर्ण जो है वो जोड़ा जाता है, अर्थात इन्हें जो है वो किसी अन्य वर्ण के साथ जोड़ा जाए। जैसे अंग है, अंग जो है वो एक बिंदी है, लेकिन इस बिंदी को जो है वो किसी स्वर के ऊपर लगाना पड़ता है।
जैसे अंग ऊपर अ के ऊपर आ रही है, कंस लिख रहे हम, कंस क के ऊपर बिंदी आ रही है। इसके बाद दूसरा अयोगवा है ए, यानी कि विसर्ग। विसर्ग जो है संस्कृत भाषा से निकला है। ए ओ का आधार लेकर के जो है वो इसका उच्चारण हो रहा है, अन्यथा इसका भी जो है उच्चारण नहीं हो सकता है। तो अयोगवा इनके जो है, इनको बोलने के लिए जो है, इनको उच्चारित करने के लिए जो है किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है। इसके बाद है स्वरों के भेद। तो हिंदी व्याकरणीय दृष्टि से जो है स्वरों के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब जिनके बोलने में सबसे कम समय लगे, सबसे कम न्यूनतम समय। दूसरी व्याकरणीय दृष्टि से है इनको ये भी कहते हैं कि जिनके बोलने में जो है एक मात्रा जितनी जो है वो आवाज़ निकले, एक मात्रा जितनी आवाज़ निकले, समय लगे। जैसे आ ई उ और री, ये 4 जो हैं ह्रस्व स्वर हैं। अब आ का जो है कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, ई का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, कोई विभाजन नहीं हो सकता है, बहुत कम समय लगता है। इसके बाद है स्वर का दूसरा भेद दीर्घ स्वर। दीर्घ का वैसे ही अर्थ बड़ा होता है, यानी कि बड़ा होने का मतलब ह्रस्व से बड़ा। अब परिभाषा में जिनके बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगे, दुगना समय, यानी कि दूसरे तौर पर परिभाषित इसको करें तो जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे, 2 मात्राओं का। जैसे ओ से आ, ओ हम एक झटके के साथ बोल रहे हैं, आ के लिए जो है वो हमें अतिरिक्त श्वास वायु की जरूरत पड़ रही है, यानी कि ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लग रहा है, दुगनी आवाज निकल रही है। आ ई उ, जो तीसरा चौथा ह्रस्व स्वर री है, इसका दीर्घ रूप जो है वो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। इसका प्रयोग जो है वो केवल संस्कृत में है। उच्चारणीय दृष्टि से इसको जो है वो र को जैसे बड़ी की मात्रा लगाते हैं, उसकी लंबे से आवाज निकले, जैसे री। उसके बाद है स्वर का तीसरा भेद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे, यानी कि सबसे ज्यादा समय लगे। व्याकरणीय दृष्टि से जो है इसमें जो है वो 3 मात्राओं का समय लगता है, लेकिन जो है वो 2 से ज़्यादा मात्राएं जो हैं नहीं लगती हैं। जैसे को एक ही मात्रा है तो के बनेगा, 1 मात्रा लगेगी, जो है वो 2 मात्रा लगे तो कै बनेगा। तीसरी मात्रा जो है वो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में प्रचलित नहीं है। और ये थे जो है स्वर के 3 भेद। प्लुत स्वरों में जो इसका उदाहरण है उसका जो है मंत्रोच्चारण में प्रयोग होता है, और वैसे ही जो है ये संस्कृत भाषा में ज़्यादा प्रचलित है, प्रयुक्त है। इसका उदाहरण है ओम, हे राम। अब स्वरों के भेदों के बाद जो है अगला है व्यंजन, वर्ण का दूसरा भेद। व्यंजन को परिभाषित करें तो परिभाषा से ही हमें स्पष्ट हो जाएगा कि सभी वर्ण जो हैं वो अपाठ्य हैं। केवल जो है व्यंजन, केवल स्वर ही जो है वो पाठ्य हैं। अब व्यंजन की परिभाषा है जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। मतलब कि जब तक किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर किसी न किसी रूप में ना आए तब तक जो है वो व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसे ये हैं क से हो तक कुल 33 जो है वो हमारे पास व्यंजन है व्याकरणीय दृष्टि से। इसके बाद हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेदों में पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना, तो टच। इन व्यंजनों का जो उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो मुख के बीच में किसी न किसी उच्चारण स्थान को जो है बहुत कम समय के लिए स्पर्श करती है, छूती है। इनकी संख्या जो है कुल 25 है। क से लेकर के म तक कवर्ग वाली लाइन में 5 वर्ण, चवर्ग वाली में, टवर्ग वाली में, तवर्ग वाली में और पवर्ग वाली में सभी में 5-5 मिला करके आपकी हमारे पास जो है वो 25 स्पर्श व्यंजन बनते हैं। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ यानी कि बीच में ठहरना। बीच में ठहरने का मतलब यह है कि जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो
तो हमारी जीभ, जो हमारा मुख है, मुंह है, इसमें ऊपर और नीचे वाले दो जबड़े हैं, इन दोनों जबड़ों के बीच में कुछ समय के लिए हवा में रुकती है, ठहरती है। जैसे यो बोलेंगे, र, ल, वो, ये भी कुल 4 हैं। इन चारों वर्णों का यदि, व्यंजनों का यदि हम उच्चारण करें तो जीभ जो है वो बहुत कम समय के लिए हवा में रुकती है। इसके बाद तीसरा भेद है उसम व्यंजन। उसम का मतलब उष्मा से। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा श्वास वायु की ज़रूरत पड़ती है। ये है हमारे पास तीनों शो शलगम, सो षटकोण और सो सड़क। यहाँ पर हो जो है थोड़ा है में मुद्रित हो चुका है, मैंने अभी देखा, ये है हो हाथी। ये कुल जो है वो 4 हमारे पास उसम व्यंजन है। तो व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन को से मौ तक 25, अंतस्थ व्यंजन योरोलो व, ये भी 4, 25 और 4 29, और उसम व्यंजन तीनों शो और हो, ये भी 4, 29 जमा 4, ये कुल हमारे पास 33 व्यंजन हैं। डो और ढो के पैरों में बिंदियां लगा करके इन 2 और व्यंजनों का जो है वो हिंदी भाषा में जो है वो प्रयोग होता है, लेकिन जो है वो वर्णमाला में जो है ये अभी बढ़ोतरी नहीं है, बड़े नहीं हैं। इसी तरह ड़ है, ड़ मलयालम भाषा का ड़ है, ये भी जो है वो प्रचलित जरूर है, प्रयोग में जरूर लाया जाता है, लेकिन हिंदी वर्णों की गिनती में नहीं आता है। अब अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुस्वार, यानी जितने भी हमारे स्पर्श व्यंजन हैं कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, तो इन सभी वर्गों का जो पंचम वर्ण है, जैसे कवर्ग से है अंग, चवर्ग से अन्य, टवर्ग से न, और तवर्ग से न, और पवर्ग से म, ये 5 वर्ण जो अनुस्वार हैं। जब इनका उच्चारण होता है तो जो है हमारी श्वास वायु केवल नाक के बीच से निकलती है, नाक से हो करके निकलती है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हो के बाद क्षोत्रज्ञो, 2 के पैरों में दो वो लगा करके, 2 के पैरों में धो लगा के करके, जैसे प्रसिद्ध वाला, प के पैरों में रो प्रो, शो और रो का मिलान शरो, 2 के पैरों में यो द्यो, इस तरह जो है ये भी संयुक्त व्यंजन हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में जो लिखे और पढ़ाए जाते हैं वो क्षोत्रोज्ञो, 3 जो है वो संयुक्त व्यंजन जो पढ़ाए जाते हैं। जिन व्यंजनों में एक से ज़्यादा व्यंजन हो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है अनुनासिका। हमारी हिंदी वर्णमाला में एक और जो है वो स्वर प्रचलित है, जिसका उच्चारण जो है नाक और मुंह दोनों से निकलता है, जिसको जब आमतौर पर चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे चांद लिखते हैं हम, उपचंद्र बिंदु के ऊपर जो है वो बिंदी लगा करके जो है ये बनता है, इसकी आवाज़ नाक और मुंह दोनों से निकलती है, चांद। फिर एक और है यहाँ पर जो अनुनासिका से मिलता है, चंद्र बिंदु। चंद्र केवल चंद्र बिंदु नहीं, तो उसको हिंदी वर्णमाला के अनुसार आगत स्वर भी कहते हैं। जैसे डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, डा लिखते हैं, ऊपर चंद्र लगा देते हैं, लेकिन बिंदु जो है वो नहीं लगता है, इसको जो है वो आगत स्वर भी कहते हैं। अब अंत में जो है मैं थोड़ा सा वर्ण क्रम पर जा रहा हूँ। ओ से ज्ञो तक जो है वो हिंदी वर्णमाला में मुद्रित किए जाते हैं, लिखे पढ़ाए जाते हैं। और जो वर्णों का क्रम है मानवीय संरचना के अनुसार जो है, जो हमारे उच्चारण स्थान हैं, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद अंत में ओष्ठ, इन वर्णों के लिहाज, इन उच्चारण स्थानों की लिहाज से ही जो है हिंदी वर्णमाला में जो है वो वर्णों का क्रम है, लिखने का सिलसिला है। इसी क्रम को मध्य नजर रखते हुए हिंदी वर्णमाला की, हिंदी भाषा की जो लिपि देवनागरी लिपि है, एक वैज्ञानिक लिपि है। इस प्रकार की लिपि का जो है दुनिया में किसी भी भाषा का की लिपि का उदाहरण नहीं है। तो आज के हमारे इस उपविषय में जो है वो वर्ण विचार से संबंध जो है इतनी सी जानकारी जो थी वो उपलब्ध जो है वो आपको करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त ज्ञान के लिए जो है वो हम किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सभी का जो है दर्शकों का, श्रोताओं का जो है वो मैं
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुद्रण में कोई गलती हो तो उसको जो है वो मन में ना रखें, बल्कि सुझाव देने का प्रयास करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।